नमस्कार दर्शकों। इस एपिसोड में ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लगन के ऊपर। लगभग सभी लोग लगन के बारे में जरूर जानते हैं लगन क्या है। जिनको ज्योतिष में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, जहाँ हम लोग ज्योतिष में पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले लगन की बात की जाती है कि आपका लगन ये है। लगन क्या होता है? जैसे कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो प्रथम कुंडली के प्रथम पहला खाना जो होता है उसमें जो नंबर आता है, 1 नंबर आता है तो मेष लग्न होगा, 2 आएगा तो वृष होगा, 3 होगा तो मिथुन होगा, 4 होगा तो कर्क होगा, 5 होगा सिंह होगा, 6 होगा तो कन्या होगा, 7 होगा तो तुला होगा, 8 होगा तो वृश्चिक होगा, 9 होगा धनु, 10 होगा तो मकर, 11 होगा तो कुंभ, 12 होगा तो मीन। इस तरह से 12 लगन बनते हैं। 12 लगन कोई भी हो सकते हैं। ये लगन जो है प्रतिदिन दिन में हर लगन जो 2-2 घंटे का होता है। तो उस लगन में पूरा लगन जो 30 डिग्री का होता है, 30 अंश का होता है। अंश जो होते हैं, मैं अपने जितने भी एपिसोड अभी तक किए हैं या अभी करने जा रहा हूँ, मैं व्यवहारिक ज्योतिष में जो चीज़ें नज़रअंदाज होती है, जिनको कोई देखता नहीं है, जिनको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, उनके बारे में आपके साथ अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। 30 अंश होते हैं कुंडली में। 30 अंश क्या होते हैं? आपने भारत का, इंडिया का नक्शा देखा होगा। अगर उसका एक्सट्रीम ईस्ट एंड से एक्सट्रीम वेस्ट एंड जो है, वेस्टर्न एंड है इंडिया का, उनके बीच में देखा जाए लगभग 30 अंश का फर्क है। मतलब 7 बजे, हम सवेरे 7 बजे 2 बच्चों का जन्म होता है। एक का हो रहा है अरुणाचल में, एक का हो रहा है गुजरात के बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में। तो उन दोनों बच्चों के लगन में 2 घंटे का फर्क होगा एक ही समय। तो कुंडली बनाते समय जो है अक्षांश और ये देशांतर जो है, रेखाएं जो हैं, इनको कंप्यूटर जो है अपना कैलकुलेट करता है आपके विद द नेम ऑफ योर टाउन, बर्थ प्लेस। उसके हिसाब से इसको खुद कैलकुलेट करता है। तो ये तो हो गया कि एक 30 डिग्री का अंश क्या होता है। 30 डिग्री का अंश इतना बड़ा जो एस्ट्रोलॉजिकल स्पेस होता है, इतना बड़ा स्पेस होता है। तो उस 30 डिग्री के अंश में सपोज आपके कुंडली के प्रथम घर में, प्रथम हाउस में आपको 1 लिखा है, तो आपका मेष लगन होगा। ऐसे मैंने 12 लगनों का आपको जिक्र किया है। कोई 9 होगा तो धनु लगन होगा। लेकिन इस लगन की कुंडली में व्यक्ति के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस होती है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कुंडली का अगर कोई ग्रह होता है, कोई घर होता है, भाव होता है, तो वो लगन होता है। जैसे किसी प्रदेश का सीएम होता है, उसी प्रकार लगन जो है कुंडली का आपका सीएम है। अगर लगन आपका मजबूत है, लगन आपका पूर्ण बली है, 18 से 20 डिग्री के बीच में है, 16 से 20 डिग्री की उसकी आस्थ नहीं है, पाप भाव नहीं है, मित्र घर में बैठा हुआ है, 1, 5, 9 में बैठा हुआ है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, जितना भी मजबूत होगा,
आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन उतना ही सुंदर होगा, सुखमय होगा। अगर आपका लगन का लॉर्ड कमजोर है, आस्थिति में है, 6, 8, 12 बैठा हुआ है, नीच है, नीचा अवस्था में है, तो आपका जीवन जो है वो सामान्य जीवन भी हो सकता है, सामान्य से नीचे भी हो सकता है, या आपकी कुंडली में बनने वाले बाकी योग जितने भी होंगे वो आप उनका पूरी तरह से आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। कुंडली का लग्न स्थान जो है अगर मौजूद है तो आप अपने हॉरोस्कोप के जितने भी अच्छे योग हैं उनसे सब सुख सुविधाओं का आप उपभोग कर पाएंगे। आपका शत्रु स्थान जो है, शत्रु स्थान के ऊपर आप कैसे हावी रहते हैं वो आपके लग्न की कुंडली का जो लग्न है वो बताएगा, क्योंकि शत्रु स्थान आपका 6th हाउस होता है। शत्रु 6th स्थान से लग्न आपका 8th हाउस बनता है, तो 8th हाउस का होता है मौत, शत्रु की मौत। अगर लगन जितना मौजूद होगा आपका, शत्रु आपको उतने ही दबे रहेंगे, बनेंगे नहीं, होंगे तो पूरी तरह परास्त होंगे। लगन की ये इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए अगर कुंडली में आपका लगन जो है योग कारक है, केंद्र स्थान में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, पूर्ण बली है, तो बाकी आपको किसी ग्रह के उपाय करने की, कोई नाग धारण करने की, कोई जप तप व्रत करने की जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में, जब आपने सामान्य सराउंडिंग में देखा होगा, कई बार जिक्र भी करते हैं कि फलाना आदमी तो कभी कोई धूप तक नहीं जाता है, कोई मंदिर तक नहीं जाता है। दोस्तों, उन लोगों की कुंडली में उनका जो लगन होगा अवश्य मजबूत होगा। जिसका लगन मजबूत है उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। इसलिए आप सभी अपने लगन का विश्लेषण करें, लगन की स्थिति कहाँ पर है, किस घर में वो विराजित है, उच्च का है, नीच का है, अस्त है, या 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा हुआ है। इन चीज़ों का खुद विश्लेषण करें, जाकर योग्य पंडित विश्लेषण करवाएं और आप अपने बारे में खुद अपना जो ज्योतिषीय फ्यूचर है उसको देख सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल ज्योतिषीय विश्लेषण है लगन को लेकर। लगन कौन? लगन आप हो, आपका शरीर है, आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी है। तो इसके ऊपर अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और भी सोने पे सुहागा होता है। और अगर आपके एक एक्टिव लाइफ स्पैन है, एक्टिव लाइफ स्पैन होता है जिसको आप 25 साल से लेकर 50 साल या 25 से 35 साल जब कैरियर बिल्डिंग का टाइम होता है, तो इस टाइम स्पैन में अगर आपके इस लग्नेश की, इस योग कार्य का लग्नेश की दशा, अंतदशा, अत्यंत दशा, योग दशा, या उसका गोचर अगर कोई देर बड़ा जैसे स्लो मूविंग प्लैनेट है उनका आ जाता है, तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग का पीरियड सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपने लग्नेश को पहचानें
और उसको पहचान कर अपनी योग्यता है, अपना जो आपका एस्ट्रोलॉजी का स्टेटस है उसका पता करें और उसी तरह से अपना जो ज्योतिषी जीवन है आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो अपने ज्योतिषी आप खुद भी बन सकते हैं। ज्योतिष एक तरह से ये कोई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई ये असाइनमेंट नहीं है भगवान की। ज्योतिष का मतलब ही ज्योतिष, ज्योति जमा ईश, ज्योति मीन्स लाइट ऑफ ईश्वर, लाइट ऑफ गॉड। ज्योतिष का मतलब है लाइट ऑफ गॉड, ये भगवान की डिवाइन लाइट है। ये जैसे आजकल मौसम विभाग जो है काफ़ी एडवांस्ड हो चुका है, काफ़ी उन्नत मशीन उनके पास आ गई, तो वो सटीक की भविष्यवाणी करते हैं कि अगले 2 दिन में यहाँ इतनी बारिश होगी, यहाँ इतनी धूप होगी, यहाँ तूफान हो गया, येलो रेड अलर्ट आता है। उस तरह से ज्योतिष भी एक तरह से आपको एडवांस प्रेडिक्शन है आपके जीवन के बारे में। तो ये एक डिवाइन लाइट, एक डिवाइन साइंस है। ये डिवाइन साइंस को कहा जा सकता है क्योंकि पुराने ज़माने में जब मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा उन्नत नहीं होती थी, सर्जरी वगैरह इस तरह का कोई एपिडेमिक से लड़ने की कोई ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं होती थी, तो ये जो राजा महाराजा होते थे अपने राजकाज को चलाने के लिए, उनके बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि उनकी बहुत सी राजा महाराजा की औलादें होती थी। तो ज्योतिष विद्या का उससे विकास हुआ सो दैट जो राजा बनने लायक है ऐसे राजा, और जब उस समय पे उनका जन्म का निर्धारण, जब उसका जीवन कैसा रहने वाला, उसके जीवन काल में राज का शासन का क्या होगा, राज्य का विस्तार होगा नहीं होगा, तो सबसे योग्यतम जो राजकुमार है, जब बाकी भी जो भी उनकी बीमारियाँ, उनको क्या बीमारी होगी, कैसा जीवन रहेगा, क्या जीवन में कष्ट आएंगे, कौन सा उन पर आक्रमण होगा, किस टाइम होगा, तो उन चीज़ों को आकलन करने के राज ज्योतिषी जो थे इस साइंस का सहारा लेते थे। और बीमारियों के लिए भी देते थे, तो बीमारी होने वाली है किसको, कब किस उम्र में होगी बीमारी, कौन सी बीमारी हो सकती है, तो ज्योतिष की मदद से इन बीमारियों का पता लगाया जाता था और इनके ज्योतिषीय निदान किए जाते हैं। आजकल भी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल रहते हैं, वो लोग भी ज्योतिष की मदद लेते हैं बीमारियों के जो असाध्य बीमारियों की उनके निदान के लिए, उनके इलाज के लिए ज्योतिष की जो एडवांस साइंस है उसका वो सहारा लेते हैं। ज्योतिष ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ना ही इसको तो तंत्र मंत्र, इसको तंत्र मंत्र मान सकते हैं। तंत्र मंत्र बिल्कुल नहीं, तंत्र मंत्र एक अलग ऑकल्ट साइंस है। ज्योतिष एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड, कंप्यूटर माइंडेड, आईटी माइंडेड प्रोफेशनल है, उन लोगों का ये काम है। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो ज्योतिष इस प्रोफेशन में जो लोग हैं वो इंजीनियर लोग हैं, आईटी कंप्यूटर से रिलेटेड लोग हैं, जो कि देशों विदेशों में ज्योतिष का प्रचार कर रहे हैं और ज्योतिष में काफ़ी एडवांसमेंट भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है। प्रेडिक्शन के लिए भी ज्योतिष, जो प्रेडिक्शन पार्ट है, फलित पार्ट है, उसके लिए भी ज्योतिष की जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस किया जा रहा है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा अभी सटीक सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए इसमें ज्योतिष का जो अपना अनुभव है, अपना ज्ञान है, अपनी उसकी स्किल है, उस हिसाब से फलित कर जो फलित किया जाता है। तो इस टॉपिक के साथ ही लगन के ऊपर ये हमारी महत्वपूर्ण चर्चा खत्म होती है। इसके बाद फिर एक नया टॉपिक आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।